हेलो फ्रेंड्स, आप मुकेश गोयल। आई होप कि आप बहुत अच्छे हैं। और फ्रेंड्स, आज हम बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर के बारे में बात कर रहे हैं। और ये बेसिकली जो अपनी यूनिट है पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट, यानी कि लोग विकास और पर्यावरण की जो यूनिट है, इसमें हम लगभग आज 100 कंसेप्ट्स करेंगे। क्या करेंगे? लगभग 100 कंसेप्ट्स होंगे। आपको ये वीडियो मेरे हिसाब से कंप्लीट देखनी है, ठीक है। और इसमें जो बहुत ही लेटेस्ट पीवाईक्यूज हैं उनके साथ प्रैक्टिस करते हुए लगभग 100 कंसेप्ट जो आपके लिए मेरे हिसाब से नए हो सकते हैं उनको बहुत आराम से समझेंगे। और हर एक क्वेश्चन के साथ जो कंसेप्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको रिक्वेस्ट है मेरी, है ना, कि इसको अगर आप देखें तो बहुत आराम से कंप्लीट देखें प्लीज, क्योंकि ये आपके बहुत सारे जो डाउट्स है उसको क्लियर करेगा, ठीक है। तो ऑल द वेरी बेस्ट। चलो, इससे पहले कि हम यूनिट के बारे में बात करें या इसके प्रैक्टिस सेशन के बारे में बात करें, मैं आपको बता दूं कि अपनी जो वेबसाइट है www.swmg.in, इस पे हम कंप्लीट पेपर 1 पढ़ते हैं, इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यम में पढ़ते हैं। और अभी 40% ऑफ चल रहा है होली पे। अगर आप विलिंग हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में हम पढ़ते हैं, ठीक है। और आपको पीडीएफ फाइल्स भी रहेगी, लाइव सेशन डेली रहता है। अगर कोई डाउट आता है तो आप पूछ सकते हैं। अगर आप कोई पेपर 2 आपका इन्वायरमेंटल साइंस है, ईवीएस, और पेपर 1 दोनों एक साथ ज्वाइन करते हो तो 50% ऑफ है। अगर आपका पेपर 2 एजुकेशन है, अगर ये भी ज्वाइन करते हो तो 50% ऑफ है। और अपनी यही वेबसाइट www.swmg.in, ठीक है। अगर आप विलिंग है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट। चलो, अब हम हमारे सेशन को स्टार्ट करते हैं। और आपकी स्क्रीन पे ये पहला क्वेश्चन है, देखिए क्या कह रहा है कि सम पीपल सफर फ्रॉम व्हाट इज कॉल्ड सिक बिल्डिंग सिंड्रोम, जिसको शॉर्ट में SBS बोला जाता है। यानी कि कुछ व्यक्ति सिक बिल्डिंग सिंड्रोम अथवा SBS कही जाने वाली व्याधि या फिर डिजीज से पीड़ित होते हैं, ठीक है। ये पहला स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट है SBS इज कॉज्ड ड्यू टू सप्लाई ऑफ पोल्यूटेड वाटर इन ए पर्टिकुलर बिल्डिंग, किसी भवन विशेष में प्रदूषित जल आपूर्ति SBS का कारक होती है। आप बताइए इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ठीक है और कौन सा गलत है, या दोनों गलत या दोनों सही। तो मैं आपको बता दूं, आपको आंसर समझ में आ गया होगा। इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि SBS जो है सिक बिल्डिंग सिंड्रोम होता है। बहुत सारे लोग इस बीमारी से जूझते हैं। सम पीपल सफर फ्रॉम व्हाट इज कॉल्ड सिक बिल्डिंग सिंड्रोम। लेकिन ये किसकी वजह से नहीं होती है? ये पोल्यूटेड वाटर की वजह से नहीं होती है। ये बेसिकली एक इंडोर एयर पोल्यूशन होता है, उसकी वजह से सामान्यतः हो जाता है SBS, यानी कि सिक बिल्डिंग सिंड्रोम। ये एक तरह से डिजीज है, ठीक है। तो इसमें पहला स्टेटमेंट ठीक है, लेकिन सेकंड स्टेटमेंट इसमें क्या है, गलत है। तो इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके बारे में मैंने लिख भी दिया है। और हाँ, इसकी पीडीएफ है वो कंप्लीट आपको टेलीग्राम पे मैं शेयर कर दूंगा, आप वहां से इस पीडीएफ भी ले लेना। तो लिखा हुआ है ना, सिक बिल्डिंग सिंड्रोम इज ए कंडीशन इन विच people in building suffer from symptoms of illness or become infected with chronic disease from the building in which they work or outside। यानी कि उस बिल्डिंग में रहने या बिल्डिंग की वजह में काम करने की वजह से जो बीमारी है, दिस इज सिक बिल्डिंग सिंड्रोम, और इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एज ए ग्रुप ऑफ सिम्टम्स that have no clear etiology and are attributable to exposure to building variable। इंडोर एयर क्वालिटी की वजह से हो सकता है, अगर अंदर की जो एयर क्वालिटी है वो अच्छी ना है। लाइटनिंग की वजह से हो सकता है, नॉइज की वजह से हो सकता है, साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो ये है बेसिकली सिक सिंड्रोम, जो डिजीज है बेसिकली सिक बिल्डिंग सिंड्रोम। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये पोल्यूटेड वाटर सप्लाई से बेसिकली नहीं होता है, इसलिए सेकंड स्टेटमेंट गलत है। ये इंडोर एयर पोल्यूशन वगैरह से हो सकती है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये एसिड रेन के बारे में क्वेश्चन है। एसिड रेन आपको पता है किसको बोलते हैं? पता है ना, जिसका pH 5.6 से कम होता है उसको हम एसिड रेन बोलते हैं। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि एसिड रेन डिसॉल्व एंड वॉश अवे न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल। अम्लीय वर्षा भूमि में स्थित पोषक तत्वों को विघटित कर देती है और धो डालती है। बिल्कुल सही बात है। जब एसिड रेन होगा तो डिजोल्व करके वो लीचिंग होती है, और जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, यानी कि जो फर्टाइल सॉइल के न्यूट्रिएंट होते हैं, वो लीचेट यानी कि नीचे चले जाते हैं, यानी कि उसको धो डालता है या डिजोल्व होकर वॉश अवे कर देता है। ये बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई दोहराई की बात नहीं है, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है कि एसिड रेन डजंट डिजॉल्व नेचुरली अकरिंग टॉक्सिक सब्सटेंसेस।
कह रहे अम्लीय वर्षा प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले विषाक्त पदार्थों को विलयित नहीं करती है। ऐसा नहीं है कि वो विलयित नहीं करती है, वो डिजोल्व करती है। ये कह रहे डजंट डिजोल्व, वो डिजोल्व कर लेती है, ठीक है ना, याद रखना। तो ये स्टेटमेंट है वो गलत हो गया, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है बट सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। इसमें भी सी ऑप्शन है वो राइट है। इसके बारे में मैंने कुछ लिख भी दिया है, आपको याद रखना है इन बातों को। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ठीक है। देखो क्या लिखा हुआ है, एसिड रेन इज थॉट टू बी एसिडिफाइंग सॉलिड एंड फ्रेश वाटर डिसॉल्विंग एंड रिलीजिंग एल्यूमिनियम इन कंसंट्रेशन टू टॉक्सिक टू फिश एंड प्लांट्स। जैसे ये एल्यूमिनियम वगैरह है, ये तो हमने कहा ना कि जो भी अकरिंग है नेचुरली, जो से भी सब्सटेंस है उसको भी डिसॉल्व कर देता है बेसिकली। तो यही है कि अम्लीय वर्षा मिट्टी और मीठे पानी की को अम्लीयता बनाती है, मछलियों और पौधों के लिए विषैली सांद्रता में एल्यूमिनियम को घोलती है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो सेकंड स्टेटमेंट वो में नोट आने की वजह से वो गलत हो गया, अगर वो डिसॉल्व करने की बात करता तो ठीक हो जाता। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो सही था और सेकंड स्टेटमेंट गलत, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द स्पिरिट ऑफ द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन इन्वायरमेंट स्टॉकहोम जून 1972 वाज इंप्लीमेंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बाय क्रिएटिंग स्टॉकहोम। आपको पता है, अगर मैं बात करूं इन्वायरमेंट पे लेके सबसे पहली अगर कॉन्फ्रेंस हुई है तो स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस 1972 में हुई है। तो आपसे ये पूछा है स्टॉकहोम जून 1972 में मानव वातावरण पर आयोजित संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की भावना को प्रभावित सरकार द्वारा बनाए गए खालिस्तान द्वारा लागू किया गया। यानी कि वो जो बनाया है स्टॉकहोम जो हुआ था उसमें क्या भारत सरकार ने बनाया, यानी कि क्या किससे अपनी भावना को व्यक्त किया कि हमने भी ये बना दिया। बेसिकली दैट वाज इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आराम से क्वेश्चन को पढ़ना। क्या कह रहा है, द स्पिरिट ऑफ द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन इन्वायरमेंट स्टॉकहोम जून 1972 वाज इंप्लीमेंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बाय क्रिएटिंग, कि भारत सरकार ने क्या बनाया उस टाइम, उसका 1972 स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस होने के बाद कैसे उन्होंने अपनी भावना को व्यक्त किया एक तरह से, तो हमने बनाया द इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो सभी बातें इंपॉर्टेंट है, हर कंसेप्ट को अच्छे से समझना है, हर बात को आराम से समझना है। और ये जो चारों में क्वेश्चन है ना, तो आपको एक बात और याद रखनी है ऑप्शंस में, जैसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का ईयर याद रखना है, कई बार मैच करने के लिए पूछ लेते हैं। वाटर एक्ट का ईयर पूछ लेते हैं, अभी एक बार पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया। एयर एक्ट पूछ लेते हैं। तो ये 3 से 4 क्वेश्चन हो गए ना यहाँ पे। ये ईयर भी याद रखना है कि कौन सा एक्ट कब आया, ये मैच करना, आपसे ईयर भी पूछ लेते हैं। तो हर क्वेश्चन में ये चीजें आपको करके चलना है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इस पीडीएफ को मैं बार बार बोल रहा हूं कि मैं शेयर कर दूंगा, अपना टेलीग्राम है SWMG UGC नेट के नाम से टेलीग्राम लिंक चैनल है, उस पर मैं शेयर कर दूंगा, वहां पे भी आपको ये मिल जाएगी, ठीक है। और हाँ, अगर आपको सारी चीजें ठीक लग रही है तो आप इसको नोटिफाई कर सकते हैं चैनल को, और वो क्या सब्सक्राइब तो आप करते ही हैं, ठीक है। चलो आगे है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज हैज कंट्रीब्यूटेड मैक्सिमम टू ग्लोबल वार्मिंग। कह रहा है कि वैश्विक तापन में निम्नलिखित में से किसका सर्वाधिक योगदान है। जैसे देखो, इंडस्ट्रियल प्रोसेस, डिफॉरेस्टेशन, एग्रीकल्चर, फॉसिल फ्यूल कंबशन यानी कि औद्योगिक प्रक्रम, निर्वनीकरण यानी कि फॉरेस्ट को काटना, कृषि कार्य यानी कि एग्रीकल्चर में तरह तरह के आपको पता है आजकल मशीनें यूज हो रही है, और फॉसिल फ्यूल का कंबशन, जीवाश्म ईंधन का जलाना, ये सब ग्लोबल वार्मिंग में कहीं ना कहीं है, वैश्विक तापन में, यानी कि ग्रीन हाउस गैसेज, इनसे इमिशन वगैरह होगी, ग्लोबल वार्मिंग होगी। लेकिन आपसे ये पूछा है कि इसमें सबसे ज्यादा कौन सी एक्टिविटी है जो कंट्रीब्यूट करती है, तो आपको पता है इन सब में फॉसिल फ्यूल कहीं ना कहीं जलेगा। तो मेन रोल किसका है, फॉसिल फ्यूल का है, यानी कि जीवाश्म ईंधन का जलना या जीवाश्म ईंधन का दहन होना, वो जलेगी तब ग्रीन हाउस गैसेज निकलेगी, और ग्रीन हाउस गैसेज क्या करती है, ग्लोबल वार्मिंग करती है, वैश्विक तापन करती है, जिससे ग्लेशियर है वो पिघलेंगे। आपको ये सब बातें पता है, सी लेवल बढ़ जाएगा उससे, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है टर्बिडिटी के बारे में, यानी कि एक तरह से जहां पे आपको पानी थोड़ा ऐसा गद्दा गद्दा लगता है ना, जिसमें साफ पानी नहीं दिखता बेसिकली, तो कह रहा है टर्बिडिटी वन ऑफ द इंपॉर्टेंट वाटर क्वालिटी पैरामीटर इज मेजर्ड इन। कह रहे जल के महत्वपूर्ण गुणवत्ता प्रचालों में से एक अविरलता का मापन किया जाता है, यानी कि कौन सी यूनिट में किया जाता है, किस जैसे हर एक चीज की यूनिट होती है, जैसे हम हाइट को मेजर करेंगे, वेट को मेजर करेंगे, किलोग्राम में हो गया, हाइट फीट में हो गया, ऐसी टर्बिडिटी की वो पूछिए यूनिट। तो आपको बता दूं टर्बिडिटी की यूनिट है वो है NTU। क्या है,
एनटीयू, और एनटीयू का फुल फॉर्म के बारे में भी हम बात करेंगे, टर्बिडिटी के बारे में भी बात करेंगे अभी। तो एनटीयू है, याद रखना टर्बिडिटी। टर्बिडिटी क्या है? देखिए आप एक डायग्राम से समझाता हूं आपको। देखो ये है, ये आपको दिखाया होगा, पानी बिल्कुल साफ है, ठीक है, ये क्लियर वाटर है, और जितना पानी साफ होगा उसकी टर्बिडिटी उतनी कम है। अब धीरे धीरे देखिए पानी थोड़ा सा गदला हुआ सा हो रहा है, जैसे इसमें कुछ है अंदर, है ना, तो ये हाई टर्बिडिटी हो गया, ये हाई टर्बिडिटी। तो ये है, यानी कि आपको एकदम साफ नहीं दिखता, ये ऑप्टिक्स रेज है वो डायरेक्ट नहीं ज्यादा गुजरेगी बेसिकली, तो ये ज्यादा टर्बिड हो गया। तो ये जो एनटीयू की बात कर रहे थे वो बेसिकली क्या है? एनटीयू क्या है? नेफ्लोमेट्रिक टर्बिडिटी यूनिट। अगर इसकी फुल फॉर्म भी देखो ना तो ये हो सकता है आपसे फुल फॉर्म भी पूछे, और इसमें एफटीयू से भी मेजर करते हैं, दैट इज फॉर्मेजिन टर्बिडिटी यूनिट। एफटीयू और एनटीयू याद रखना, ठीक है। तो ये है ना नेफ्लोमीटर, यानी कि टर्बिडिटी सेंसर और मीटर इज यूज्ड टू मेजर हाउ मच लाइट कैन पास थ्रू द वाटर, है ना, कि कितनी लाइट उस वाटर से पास कर सकती है। तो बेसिकली आपको पता है क्लीन वाटर होगा तो गुजर जाएगी, और अगर क्लीन वाटर नहीं होगा, जितनी ज्यादा टर्बिडिटी होगी कम गुजरेगी, क्योंकि वो ऑब्जर्व कर लेंगे बेसिकली। तो इसी फिनोमिना के साथ होता है ये, ठीक है ना। तो लिखा है ना कि टर्बिडिटी इज एन ऑप्टिकल प्रॉपर्टी ऑफ वाटर, ये पानी की ऑप्टिकल प्रॉपर्टी है, प्रकाशीय एक तरह से, रेदर देन ए केमिकल और बायोलॉजिकल मेजरमेंट। इसमें किसी रसायन का या जैविक माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मेजरमेंट नहीं है, दिस इज ऑप्टिकल प्रॉपर्टी ऑफ वाटर। याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये बिल्कुल वन लाइनर क्वेश्चन है कि आईएसए है जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, वो कौन से ईयर में लॉन्च हुआ? तो आपको पता है जो आईएसए है, अंतरराष्ट्रीय सौर संधि है, ये शुभारंभ 2015 में हुआ बेसिकली। ये ईयर तो आपको याद होना ही चाहिए। और इसका हेडक्वार्टर कहां है? आपको पता है गुरुग्राम में है, ये भी आपको याद रखना है। और इसमें कौन से देश ने साथ हुआ था? कौन सा देश हमारे साथ था? फ्रांस था। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है, ये बात मैंने लिख दी है। द इंटरनेशनल सोलर अलायंस आईएसए इज ए जॉइंट इनिशिएटिव ऑफ फ्रांस एंड इंडिया, ठीक है। फ्रांस और इंडिया का ये जॉइंट क्या है? इनिशिएटिव है। इट वॉज लॉन्च्ड एट द यूएन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस इन पेरिस 30 नवंबर 2015। ये बेसिकली जब आपको पता है पेरिस सम्मेलन हुआ, पेरिस एग्रीमेंट हुआ, ठीक है, जो 2015 में उसी टाइम लॉन्च हुआ। तो 30 नवंबर 2015 को, विद द एम टू बूस्ट सोलर एनर्जी इन डेवलपिंग कंट्री, यानी कि जो भी विकासशील देश है उनमें सोलर एनर्जी को बूस्ट देने के लिए, यानी क्योंकि ये रिन्यूएबल एनर्जी है आपको पता है, तो इस वजह से। और उसमें जो भूमध्य रेखा और कर्क रेखा के बीच के देश हैं वो सामान्यतः भाग लेंगे, है ना। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये भी आपसे एक बार सेपरेटली क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि मुख्यतः कौन कौन से देश आएंगे, क्योंकि वहां पे सूर्य की किरणें ज्यादा पड़ेगी तभी तो सोलर एनर्जी का प्रोडक्शन होगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आगे बात करें, ये न्यूक्लियर एनर्जी से क्वेश्चन है। बढ़िया क्वेश्चन क्या कह रहा है? इन केस ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी द ऑब्जेक्टिव ऑफ इनरिचमेंट प्रोसेस इज, कह रहा है नाभिकीय ऊर्जा के मामले में संवर्धन प्रक्रम का उद्देश्य क्या है? बेसिकली क्या होता है इनरिचमेंट प्रोसेस? तो आपको पता है जो यूरेनियम हम यूज करते हैं बेसिकली, क्योंकि देखो थर्मल पावर प्लांट से भी हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन करते हैं, ज्यादातर कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट है, और जिसमें कोयला यूज होता है। बेसिकली क्या होता है? कोयला यूज होता है, ठीक है ना। और अगर बात करें न्यूक्लियर पावर प्लांट में, तो न्यूक्लियर में हम क्या यूज करते हैं? सामान्यतः यूरेनियम यूज करते हैं। तो किसकी कंसंट्रेशन बढ़ाने की बात हो रही है? इन केस ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी द ऑब्जेक्टिव ऑफ इनरिचमेंट प्रोसेस इज, तो हम जो फिजाइल होगा, जो बेसिकली जिसको हम विखंडन में यूज करते हैं, वो कौन सा है? यूरेनियम 235 हो गया। कौन सा है? यूरेनियम 235 हो जाएगा। तो इसमें ये वाला ऑप्शन आ जाएगा, इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ फिजाइल यूरेनियम 235, यानी कि इसकी सांद्रता बढ़ाने की हम कोशिश करते हैं, क्योंकि इससे हमें क्या मिलेगी? एनर्जी का प्रोडक्शन होगा, इसी से हम एनर्जी बनाएंगे। तो इसमें मैंने लिख भी दिया है, इस बात को भी ध्यान रखना। यूरेनियम 235 is the main fissile isotope of uranium. Natural uranium contain 0.7 of the uranium 235. देखो कितना कम आइसोटोप है ये U35 का, है ना, यूरेनियम 235. The remaining 99.3 is mostly the uranium 238 isotope, which doesn't contribute directly to the fission process. ये डायरेक्टली फिजन प्रोसेस में भाग या विखंडन में
तो भाग नहीं लेता। तो यूरेनियम 235 है, उसका मुख्य विखंडन आइसोटोप है। प्राकृतिक यूरेनियम में यूरेनियम 235 आइसोटोप का 0.7% ही होता है। यह बात आपको पूछी भी जा सकती है कि जो नेचुरल यूरेनियम कंटेंट है इसमें यूरेनियम 235 लगभग कितना परसेंट है, यूरेनियम 235 इसमें 0.7% है ओनली, और रिमेनिंग 99.3% मोस्टली क्या है, यूरेनियम 238 है, जो डायरेक्टली कंट्रीब्यूट नहीं करता है फिजन प्रोसेस में, विखंडन की प्रक्रिया में। यह आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है इसकी, चलो पहले नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले ये भी बात कर लेते हैं, यूरेनियम के बारे में कुछ और बातें भी लिखी हुई हमने। फॉर मोस्ट न्यूक्लियर रिएक्टर ए हायर कंसंट्रेशन ऑफ यूरेनियम 235 इज रिक्वायर्ड फॉर सस्टेन्ड न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन विच प्रोड्यूस एनर्जी। कह रहा है अधिकांश परमाणु रिएक्टरों के लिए निरंतर परमाणु विखंडन प्रतिक्रियाओं के लिए यूरेनियम 235 की उच्च सांद्रता की आवश्यकता होती है, जो ऊर्जा प्रदान करती है या उत्पन्न करती है। द enrichment process involves separating and increasing the proportion of uranium 235 in the uranium fuel to make it suitable for use in nuclear reactor। तो सीधा सीधा इस क्वेश्चन का यही आंसर चला गया ना कि संवर्धन प्रक्रिया में यूरेनियम ईंधन में यूरेनियम 235 के अनुमान को अलग करना और बढ़ाना शामिल है, ताकि इसे परमाणु रिएक्टरों में उपयोग के लिए उपयुक्त बनाया जा सके। तो इसीलिए इसमें यह आंसर गया। देखना दोबारा पढ़ना क्वेश्चन क्या है। इन केस ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी द ऑब्जेक्टिव ऑफ इनरिचमेंट प्रोसेस क्या है, इंक्रीजिंग द कंसेंट्रेशन ऑफ फिजाइल यूरेनियम 235, यानी कि विखंडन यूरेनियम 235 का सांद्रण बढ़ाना, क्योंकि यही एनर्जी के लिए यूज होगा, बेसिकली इसी से एनर्जी बनेगी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलो अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की। यहां पे आपको लिस्ट 1 दी गई है और इधर लिस्ट 2 दी गई है। इधर तो सोर्स दिए गए हैं यानी कि स्रोत दिए गए हैं, और इधर कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस यानी कि विषाक्त पदार्थ दिए गए हैं। ये इधर विषाक्त पदार्थ हैं और इधर है जो बेसिकली क्या है कि उनके सोर्स क्या है, स्रोत क्या है। तो पहला है क्लोरोफॉर्म। अगर हम क्लोरोफॉर्म की बात करें बेसिकली, तो क्लोरोफॉर्म वाटर प्यूरिफिकेशन में है, जल शोधन में हम इसकी बात भी करते हैं। क्लोरीन याद है ना कि क्लोरीन का यूज करते हैं, वहीं से क्लोरोफॉर्म है वो वाटर प्यूरिफिकेशन में है, यानी कि ए का 3 हो गया। तो ए का 3 देखो, 3 और 4 2 में है। डीडीटी क्या है, जो अगर बात करें डीडीटी हम यूज करते थे किस लिए, पेस्टिसाइड्स के लिए, यानी कि बी का 1 है, ए का 3 बी का 1। ठीक है, अब जो एरोक्लोर है ना, एरोक्लोर ये बेसिकली आपको नया शब्द हो सकता है, इसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। एरो जो क्लोर है ये बेसिकली एक प्लास्टिक वगैरह बनाने के लिए यूज होता है, ये भी हम बात करेंगे अभी डिटेल में। तो सी का हो गया 4, तो ए का 3 बी का 1 सी का 4 में सी ऑप्शन इज द राइट, है ना। और डी यानी क्रोमियम, क्रोमियम तो हमें पता है हम पेंट्स में यूज करते हैं, जो कलर होता है उसमें यूज करते हैं, पेंट वगैरह के अंदर, हैवी मेटल। ठीक है, तो ये हो गया। तो इसका राइट आंसर क्या आ गया, 3rd आ गया। इसको हम डिटेल में भी पढ़ेंगे, आप मैच अच्छे से कर लेना कि किसके साथ, क्लोरोफॉर्म के साथ वाटर प्यूरिफिकेशन, डीडीटी के साथ पेस्टिसाइड, और एरोक्लोर के साथ हमने प्लास्टिक को मैच किया, और क्रोमियम के साथ हमने पेंट्स को यूज मैच किया है। इसका राइट ऑप्शन सी गया है। अभी हम इसको हम पढ़ते हैं आगे और डिटेल में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इससे 4-5 कंसेप्ट आपके होंगे, इसीलिए हमने 100 कंसेप्ट का इसका नाम रखा है वीडियो का, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो इसमें लिखा हुआ है ना, द प्राइमरी सोर्स ऑफ क्लोरोफॉर्म इन पब्लिक वाटर सप्लाई इन द डिसइंफेक्शन प्रोसेस क्लोरीनेशन दैट इज यूज्ड टू हेल्प इंश्योर द वाटर इज माइक्रोबियली सेफ। यानी कि सार्वजनिक जल आपूर्ति में क्लोरोफॉर्म का प्राथमिक स्रोत क्या है, कीटाणु शोधन प्रक्रिया है, जिसका उपयोग यह सुनिश्चित करने की मदद किया जाता है कि पानी है वो जो माइक्रोबायोलॉजिकली यानी कि उसमें कोई सूक्ष्म जीव तो नहीं है, उसमें सुरक्षित है। यानी कि हम क्लोरीन का यूज करते हैं ना पानी के अंदर, क्योंकि उसमें डिसइंफेक्शन के लिए करते हैं कि कोई माइक्रोबियल एक्टिविटी ना हो, उसमें माइक्रोब्स ना हो, तो उसलिए हम क्लोरीनेशन करते हैं। तो वो एक सोर्स हमारे लिए हो गया क्लोरोफॉर्म का। तो एक तो ये हो गया। और हमने क्रोमियम में बात की थी अभी, क्रोमियम कंपाउंड आर एडेड टू पेंट्स, यानी कि जो क्रोमियम है वो किस में, रंग जो होते हैं पेंट्स है उसमें ऐड किए जाते हैं। क्यों, पेंट्स और प्राइमर में यूज किया जाता है। जो पेंट और प्राइमर होता है उसमें क्रोमियम यूज करते हैं। क्यों, टू प्रोवाइड कोरोजन प्रोटेक्शन एंड टू क्रिएट स्पेसिफिक कलर। बेसिकली कोरोजन ना हो यानी कि संक्षारण ना हो, संक्षारण से सुविधा प्रदान करने और विशिष्ट रंग बनाने के लिए क्रोमियम यौगिक को पेंट और प्राइमर में जोड़ा जाता है, यह भी आपको ध्यान रखना है। तो ये क्रोमियम के साथ क्या आ गया,
पेंट आ गया था, ठीक है। उसके बाद हम बात करें एरो कलर की बात कर रहे थे, तो देखिए ये बेसिकली है क्या, ये आपके लिए हो सकता है बहुत ही नया शब्द हो। बेसिकली पीसीबी, यानी कि ये पीसीबी की भी आपसे फुल फॉर्म पूछी गई है। पीसीबी क्या है, पॉली क्लोरीनेटेड बाइफिनाइल, ये आपसे इसकी भी फुल फॉर्म पूछी गई है, पीसीबी है ना, पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल और आर्टिफिशियल केमिकल्स। ये बेसिकली जो पीसीबी है वो कृत्रिम रसायन है, यानी कि आर्टिफिशियली बनाए गए हैं। तो पीसीबीज आर आर्टिफिशियल केमिकल ओरिजिनली मैन्युफैक्चर्ड एंड मार्केटेड एज एरोक्लर, यानी कि इसको एज ए किसके रूप में मैन्युफैक्चर किया है, एरोक्लर, यानी कि पीसीबी कृत्रिम रसायन है जो मूल रूप से 1929 से एरोक्लर के रूप में निर्मित और विपणन किए गए थे, ठीक है ना। और जब तक कि उन्हें 1977 में अमेरिका में विषाक्त पदार्थ नियंत्रण अधिनियम द्वारा प्रतिबंधित नहीं किया गया, तब तक इसको एरोक्लर के रूप में यूज किया गया। और ये बेसिकली क्या है, ड्यू टू देयर केमिकल स्टेबिलिटी, ये बेसिकली रासायनिक रूप से स्थिर होते हैं। ड्यू टू देयर केमिकल स्टेबिलिटी, हाई बॉइलिंग पॉइंट है ना, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी or and non-flammability, they had many industrial and commercial application including electrical heat transfer, hydraulic equipment, plasticizer and paints, प्लास्टिक के साथ मैच किया था ना इसको, क्योंकि इसकी जो प्रॉपर्टी है वो केमिकली ये क्या होते हैं, थोड़े स्टेबल होते हैं, इसका हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है, ये इंसुलेट की तरह काम करते हैं, इसलिए इसको प्लास्टिक पेंट्स और इनमें यूज किया गया, पिगमेंट्स, डाइज इनमें यूज किया गया। तो इसको बेसिकली हमने पेंट में यूज किया, तो सोर्स वहां पे क्या आ गया, सॉरी प्लास्टिक में। तो यहां पे बेसिकली प्लास्टिक आया, पेंट मत कर देना, क्योंकि प्लास्टिसाइजर पेंट के अंदर जो प्लास्टिक पेंट बोलते हैं ना, उसके लिए यूज होता है। तो प्लास्टिक या पेंट से तो हमने क्रोमियम मैच किया, ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं हो जाना। प्लास्टिसाइजर इन पेंट्स, जो पेंट के अंदर प्लास्टिसाइजर डालते हैं, प्लास्टिक पेंट बोलते हैं ना कई बार, तो उसके लिए ये एक सोर्स बना, क्योंकि वहां पे ये यूज किया जाता था। तो वहां हमने प्लास्टिक के साथ एरोक्लर को मैच किया है, ठीक है। ये अच्छे से समझना, ये पीडीएफ भी मैं आपको शेयर कर दूंगा, बोल रहा हूं कि टेलीग्राम पे SWMG UGC नेट जो अपना टेलीग्राम है। अब ये क्वेश्चन देखना, ये क्वेश्चन भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। कह रहा है कि पॉसिबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन डिप्लीशन इन हाई इन रनिंग एंड टर्बुलेंट वाटर बॉडीज। क्या रहा है, पॉसिबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन डिप्लीशन इज हाई इन रनिंग एंड टर्बुलेंट वाटर बॉडीज। कह रहा है ऑक्सीजन अवक्षय की संभावना प्रवाही एवं प्रक्षुब्ध जलाशयों में उच्च होती है। यानी कि ये कह रहा है कि ऑक्सीजन अवक्षय यानी कि डिप्लीशन का मतलब होता है किसी चीज का कम होना। तो ये कह रहा है कि जो पानी रनिंग है और टर्बुलेंट वाटर है ना, एक तरह से मूविंग है ना, और रनिंग वाटर है, उसके अंदर ऑक्सीजन डिप्लीशन ज्यादा होता है, यानी कि ऑक्सीजन की कमी ज्यादा होती है। क्या आप इस बात से सहमत है क्या? अरे एक बात बताइए, जब रनिंग में होगा, टर्बुलेंट वाटर होगा, तो एयर का तो मिक्सिंग होगा, और मिक्सिंग होगा तो ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो तो बढ़ेगी, कम कैसे होगी? तो ये कह रहा है कि ऑक्सीजन डिप्लीशन हाई होगा, नहीं, डिप्लीशन लो हो जाएगा। ऑक्सीजन का कम होना लो होगा, डिप्लीशन का मतलब होता है कम होना, डिप्लीट होना, जैसे ओजोन डिप्लीशन बात करते हैं, ओजोन का क्षरण। या कह रहा है पॉसिबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन डिप्लीशन इज हाई इन रनिंग एंड टर्बुलेंट वाटर बॉडीज। नहीं, ऑक्सीजन का डिप्लीशन हाई नहीं होगा, बहुत कम होगा, यहां ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी। तो इसलिए यह स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत है भाई, बिल्कुल गलत है, ठीक है। क्योंकि अगर पानी मूवेबल होगा, रनिंग में होगा, टर्बुलेंट वाटर होगा, तो एयर का मिक्सिंग होगा और उससे ऑक्सीजन बढ़ेगी, ना कि डिप्लीशन होगा। तो इसलिए यह स्टेटमेंट पहला गलत है। दूसरा कह रहा है ऑक्सीजन इज एडेड टू वाटर बाय फोटोसिंथेसिस ऑफ ग्रीन प्लांट्स, एल्गी एंड साइनोबैक्टीरिया। कह रहे हरित पादपों, शैवालों और रसायनोबैक्टीरिया के प्रकाश संश्लेषण द्वारा जल में ऑक्सीजन बढ़ाई जाती है। ये बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जब ये जो पदार्थ हम बात कर रहे हैं, एल्गी बात करते हैं, साइनोबैक्टीरिया की बात कर रहे हैं, ये सब क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस करेंगे, प्रकाश संश्लेषण करेंगे, तो प्रकाश संश्लेषण में मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड यूज होगा, सन एनर्जी यूज होगी, वाटर यूज होगा, और उसके बाद ऑक्सीजन निकलेगी। तो ये ऑक्सीजन का प्रोडक्शन करते हैं। तो बिल्कुल सही बात है कि ऑक्सीजन इज एडेड टू वाटर बाय फोटोसिंथेसिस टू ग्रीन प्लांट, एल्गी एंड साइनोबैक्टीरिया। ये बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट गलत है और दूसरा स्टेटमेंट ठीक है। तो फोर्थ इज द करेक्ट, फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट बट सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो राइट आंसर ये हो गया। चलो आगे बात करते हैं। चलो ये पहले मैं बता देता हूं आपको, जो अभी बात बोल रहा है ये मैंने लिख भी दिया है क्या, कि टर्बुलेंट एंड रैपिडली फ्लोइंग वाटर कैन एक्चुअली बी
हाईली ऑक्सीजनेटेड, लिखा हुआ है ना, अशांत और तेजी से बहने वाला पानी वास्तव में अत्यधिक ऑक्सीजन युक्त हो सकता है। This is because the turbulent flow allow for greater mixing with the air and helps to increase the amount of oxygen in water। क्योंकि ऐसा इसलिए है क्योंकि अशांत प्रवाह हवा के साथ अधिक मिश्रण की अनुमति देता है और पानी में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाने में मदद करता है। The movement of water over rocks and other structure can help to aerate the water and increase oxygen level। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट के तौर पे याद रख लेना। चट्टानों और अन्य संरचनाओं पर पानी की आवाजाही से पानी को हवा देने और ऑक्सीजन के स्तर को बढ़ाने में मदद मिल सकती है। अगर पानी मूव करता है रॉक्स और अदर स्ट्रक्चर पे तो उसके ऑक्सीजन उसमें बढ़ने की संभावना होती है। ये भी आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, चलो भाई आगे बात करते हैं। ये यहां पे आपको बहुत लोगों को बहुत बड़ा कंफ्यूजन था सीओडी के बारे में कि वो इनऑर्गेनिक की बात कर लेते थे। ये कंफ्यूजन आज दूर करना। बहुत बार हम बात करते हैं बीओडी और सीओडी के बारे में। केमिकल ऑक्सीजन डिमांड इज ए मेजर ऑफ, रासायनिक ऑक्सीजन मांग से निम्नलिखित में से किसकी माप की जाती है। ये आपके पास ऑप्शंस हैं। बहुत सारे बच्चों में ने इनऑर्गेनिक मैटर कर दिया, ये बहुत गलत है। ये बेसिक देखो, सीओडी हो चाहे बीओडी हो, बीओडी हो यानी कि बायोकेमिकल या बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड हो या सीओडी हो यानी कि केमिकल ऑक्सीजन डिमांड हो, दोनों के अंदर हम ऑर्गेनिक सब्सटेंस, याद रखना ऑर्गेनिक मैटर के लिए ही टेस्ट है दोनों, लेकिन इनमें डिफरेंस क्या है। एक तो यहां पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिग्रेड करेंगे तो यहां पे जो वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस होगा जो बायोडिग्रेडेबल होगा। बीओडी के अंदर तो वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो बायोडिग्रेडेबल है, यानी कि अगर हमें सिर्फ बायोडिग्रेडेबल जो सब्सटेंस है, जो जैव निम्नीकृत पदार्थ है, अगर सिर्फ उसको मेजर करना है तो बीओडी होगा। लेकिन बायोडिग्रेडेबल प्लस नॉन बायोडिग्रेडेबल सारा हमें करना है तो सीओडी करेंगे और इसमें हम केमिकल का यूज करेंगे। ठीक है, ये याद रखना है। जैसे पोटेशियम डाइक्रोमेट हम यूज करते हैं उसकी भी बात करेंगे। तो अब याद रखना इसके अंदर सारे के सारे ऑल ऑर्गेनिक मैटर, ऑल ऑर्गेनिक मैटर, ऑल ऑर्गेनिक मैटर का मतलब समझ गया। वो ऑर्गेनिक मैटर चाहे बायोडिग्रेडेबल हो चाहे नॉन बायोडिग्रेडेबल हो, कंप्लीट का अगर आपको करना है तो बेसिकली आप सीओडी करोगे। अगर सिर्फ आपको करना है बायोडिग्रेडेबल का, जैव निम्नीकृत पदार्थ का सिर्फ करना है तो बीओडी करोगे। तो इसमें अगर सीओडी पूछा है तो इनऑर्गेनिक नहीं, ऑल ऑर्गेनिक मैटर इन वाटर, जल में सभी कार्बनिक पदार्थ। इस सभी का मतलब है चाहे वो ऑर्गेनिक जो मैटर है, चाहे वो डिग्रेडेबल है चाहे वो नॉन डिग्रेडेबल है, सबको वो कर देगा क्योंकि यहां पे हम केमिकल का यूज कर रहे हैं। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑल ऑर्गेनिक मैटर इन वाटर, जल में सभी कार्बनिक पदार्थ। ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये मैंने यहां पे लिख भी दिया है। द सीओडी यानी केमिकल ऑक्सीजन डिमांड टेस्ट इज यूज्ड टू मेजर द कंटेंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ऑफ वेस्ट वाटर, बोथ बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। सो वी कैन से दैट सीओडी डिटरमाइन द स्ट्रेंथ ऑफ सीवेज, यानी कि सीवेज पे कितना लोड है, कितना ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, चाहे वो बायोडिग्रेडेबल हो चाहे नॉन बायोडिग्रेडेबल हो, उसके लिए हम क्या मेजर करते हैं, सीओडी। जबकि बीओडी सिर्फ हम बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक सब्सटेंस के लिए करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और सीओडी जो टेस्ट है हम उसमें क्या यूज करते हैं, मैंने अभी बात की थी ना, पोटेशियम डाइक्रोमेट हम यूज करते हैं बेसिकली ऑक्सीडेशन के लिए, है ना, क्योंकि केमिकल यूज करेंगे वो ऑक्सीडाइज करेगा तो हम पोटेशियम डाइक्रोमेट यूज करते हैं। ये फॉर्मूला भी आपको ध्यान रखना है, कई बार आपसे पूछ भी सकते हैं। अभी तक पूछा नहीं है, मे भी आपसे पूछने की संभावना है जब यहां तक क्वेश्चंस पूछे जाने लग गए हैं तो। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रीन हाउस गैस हैज नो नेचुरल सोर्स। बड़ा शानदार क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस ग्रीन हाउस गैस का कोई प्राकृतिक स्रोत नहीं है। प्राकृतिक स्रोत का मतलब आप समझिए कि ये नेचुरली नहीं बनती है ये ग्रीन हाउस गैस। कार्बन डाइऑक्साइड तो नेचुरली आपको पता है बनता है रेस्पिरेशन वगैरह से। मीथेन भी आपको पता है बन जाता है, ठीक है, मीथेन भी नेचुरली बन जाएगा, निकलता ही है, बाई प्रोडक्ट के तौर पे निकल जाएगा। नाइट्रस ऑक्साइड भी एज ए बाई प्रोडक्ट निकल जाता है। जबकि हेलोकार्बन्स होते हैं, जैसे हम बात करते हैं सीएफसी वगैरह के, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स वगैरह, ये हमने मैन्युफैक्चर किया था कूलेंट के लिए, प्राकृतिक नहीं है, इसको हमने बनाया था, ये कोई बाई प्रोडक्ट के तौर पे नहीं निकला। तो ये आ गया हेलोकार्बन्स। इसका राइट आंसर कौन सा आ गया, हेलोकार्बन्स इसका राइट आंसर आ गया। ये आपको ध्यान रखना है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, घुमा के फिरा के दे दिया। ठीक है, ये कह रहा है ये सोलर स्टील है। सोलर स्टील एक तरह से यूं मान लो एक उपकरण है, बेसिकली एक इक्विपमेंट है। ये कह रहे हैं सोलर स्टील आर इक्विपमेंट्स, ठीक है, विच यूज सोलर थर्मल एनर्जी टू
सोलर अचल या सोलर स्टील वे उपकरण हैं जो सौर तापीय ऊर्जा का उपयोग निम्नलिखित में से किसके लिए करते हैं। मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूं। ये एक सोलर स्टील इंस्ट्रूमेंट है या इक्विपमेंट है। तो ये क्या करता है, ये जैसे आपके पास जो पानी है, जो प्योर वाटर नहीं है, बेसिकली सलाइन वाटर है, वो इसमें आता है। इसमें रख दिया तो सन एनर्जी पड़ेगी उस पर, तो गर्म होएगा, इवेपोरेशन होएगा, तो और पानी फिर ऊपर जाके कंडेंस होएगा, यानी कि संघनन होएगा और पानी इकट्ठा कर लिया जाएगा। तो इसमें जो सलाइन वाटर है उसको हम प्योर बना रहे हैं, है ना। सैलाइन वाटर है जो एक तरह से नमक का पानी है, इवोपोरेट करके सन की एनर्जी को यूज करके उसको हम क्या बना रहे हैं, पानी को प्योर बना रहे हैं। तो ये बेसिकली किस लिए है, ये डिस्टिल वाटर, जल का आसवन करने के लिए है, ना तो ड्राई ग्रेन्स के लिए है, ना इलेक्ट्रिसिटी के लिए, ना पंप करने के लिए वाटर को, ये जल का आसवन करने के लिए है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझना। बेसिकली क्या है, सोलर स्टील इज ए डिवाइस टू desaline impure water like brackish or saline water. It is a simple device to get a potable fresh distilled water from impure water using solar energy as a fuel. यहाँ पे फ्यूल के तौर पे सोलर एनर्जी होती है for its various application in domestic, industrial and academic sectors. ये है, यानी कि पानी को इकट्ठा करके उसमें सोलर एनर्जी यूज है, पानी ऊपर जाएगा, यानी कि गर्म होके एवेपोरेट होके फिर वो कंडेंस करके इकट्ठा कर लेंगे। तो जो सैलाइन है, वो नमक है, वो नीचे रह जाएगा और पानी को हम डिस्टिल पानी को हम यूज करते हैं। ठीक है, तो ये एक बड़ा अच्छा प्रोसेस है, ये भी आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स। ठीक है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। उसके बाद ये जो क्वेश्चन है, 2-4 क्वेश्चन और हैं, इन क्वेश्चन को हम बाद में करेंगे और अभी ये मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा, तो आप करना, तो अच्छे से शांति से सारी चीजों को समझना और बताना आपको कितना अच्छे से समझ में आया कि नहीं आया, ये सारी बातें। तो मैं आपको फिर एक इंफॉर्मेशन दे देता हूं फ्रेंड्स की अपनी वेबसाइट है, दैट इज www.swmg.in, और इस पे हम कंप्लीट पेपर 1 पढ़ते हैं इंग्लिश और हिंदी माध्यम में, और अभी इस पे 40% डिस्काउंट चल रहा है, जिसमें डेली लाइव सेशन होते हैं, आप रिकॉर्डेड बैच भी देख सकते हो, पीडीएफ फाइल्स भी मिलेगी आपको, और अगर आपका पेपर 2 इन्वायरमेंट साइंस है या पेपर 2 एजुकेशन है तो वो भी ज्वाइन कर सकते हो। और हाँ, अगर इनका कॉम्बो पैकेज ज्वाइन करते हो तो आपको 50% ऑफ है, और अपनी वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वेबसाइट है www.swmg.in। अगर आप विलिंग हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, और प्लीज अपने चित्त को शांत रखें, आप खुश रहें और ऐसे ही पढ़ाई करते रहें, किसी भी तरह की टेंशन ना लें। ठीक है, अच्छे से काम करें, बहुत बढ़िया से, और हर एक कंसेप्ट को समझने की कोशिश करें, रटने की कोशिश ना करें। ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स।